नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कम से कम बीजेपी के नेता को यही कह रहे हैं। दरअसल कल गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आए। दोनों एक साथ एक मंच पर बैठे दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठ के जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वभाव में ही धोखा है। जब वो एनडीए के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी को हराया और अब वो मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी को हराएंगे। कायम रहे कि ना रहे, हमारा देश का संविधान बचा रहे कि ना बचा रहे, लोकतंत्र बचे कि ना बचे, ये इसकी लड़ाई है। और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया और फिर से सभी समाजवादियों को नीतीश जी ने और लालू जी ने एक जोड़ने का काम किया। हम लोगों के साथ थे तो हम लोगों को हरवाने का काम किया, और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो चाहे मोकामा का उपचुनाव हो या गोपालगंज का उपचुनाव हो, वो राष्ट्रीय जनता दल को हरवाने की साजिश कर रहे हैं। कल ही का वाकया है कि जब गोपालगंज में ललन सिंह जी तेजस्वी यादव का मंच साझा कर रहे थे तो तेजस्वी यादव के भाषण के पहले ही ललन सिंह उठ के चले गए और उनके कार्यकर्ता नेता भी चले गए। और इसी प्रकार से जैसे वो बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं आए, उसी प्रकार वो गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। ये बात तय है कि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजद के साथ गठबंधन किए हैं, उनका कोई दिल से गठबंधन नहीं है और वो पूरी तरह इस उपचुनाव में राजद का सफाया करना चाहते हैं। जीतेगा नहीं। रिश्ते नातों की असल परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, भले ही वो युद्ध चुनावी हो। जब दो रिश्तेदार एक दूसरे पर निशाना साधते हैं तो मामला दिलचस्प हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है गोपालगंज में, जहां मामा भांजा आमने सामने हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने अपने मामा साधु यादव और मामी इंदिरा यादव पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने इन्हें बीजेपी का बी टीम बता दिया और लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ वोट काट लें और बीजेपी जीत जाए। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी और पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। अरे भाई यही रुकिए ना। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है तो, लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके? उन लोग क्या कर लेगा? जीतेगा नहीं, बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी अब दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मामी का आशीर्वाद होगा कि नहीं तेजस्वी जी पर? अब तो चुनाव मैदान में है, अभी तो चुनाव मैदान में है। आशीर्वाद होगा या नहीं, हाँ या ना? अब बाद की बात है। और गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी इंदिरा यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जानिए कौन है इंदिरा यादव और उनकी एंट्री से गोपालगंज की चुनावी महाभारत पर आखिर क्या असर होगा। तो आपको बता दें, इंदिरा यादव गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी है। साधु यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पत्नी राबड़ी देवी के भाई हैं, यानी साधु यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा हैं। इंदिरा यादव गोपालगंज विधानसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले वो 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। इंदिरा यादव का ससुराल फुलवरिया के सेलार कला है। इंदिरा यादव का मायका है गोपालगंज विधानसभा का अरार मोहल्ला।
और इस विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा यादव के प्रभाव का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने यहां बीएसपी से चुनाव लड़ा और साधु यादव ने बीजेपी के सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। साधु यादव यहां दूसरे नंबर पर रहे, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहे। बताया जाता है कि गोपालगंज में यादवों के बीच साधु यादव की पकड़ अच्छी है। गोपालगंज में करीब 45,000 यादव वोट हैं और 2004 के बाद से आरजेडी यहां कभी भी जीत नहीं पाई। साधु यादव गोपालगंज से 1995 में विधायक बने और 2004 में सांसद बने। दूसरी ओर ओवैसी की एआईएमआईएम के आने से महागठबंधन से मुस्लिम वोट भी खिसकने की आशंका है। ऐसे में आरजेडी के एमवाई समीकरण को इनसे नुकसान पहुंच सकता है। अगर यहां साधु यादव और ओवैसी फैक्टर काम कर गया तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी ने यहां दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी को यहां सहानुभूति वोट मिल सकता है। गोपालगंज में करीब 56,000 सवर्ण वोटर हैं। आरजेडी के मोहन गुप्ता वैश्य जाति से आते हैं और वैश्य जाति यहां लोकप्रिय है और मोहन गुप्ता एक बड़े व्यवसायी भी हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। उधर सीतामढ़ी के डुमरा पीएचसी के चिकित्सकों पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना शुक्रवार की देर रात की है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी के डुमरी प्रखंड के भेषा गांव की रहने वाली अमित कुमार की पत्नी सरस्वती देवी को प्रसव के लिए डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया गया। देर शाम तकरीबन 6 बजे सरस्वती देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित बताया। जब बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए उसके परिजन ले जा रहे थे तो बच्चे में सांस चल रही थी, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 1 घंटे के इलाज के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। मरीजी के 9 बजे भर्ती किया गया। उसके बाद बार बार बोला गया डॉक्टर को जब चेक किया जाए तो चेक नहीं कर रहे थे। नर्स जाती थी और देखती थी और कहती थी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने से एक बार जाकर देखे नहीं। अच्छा। और 6 बजे जब जन्म लिए बच्चा लिया है, उसके बाद क्या कहा कि मृत हो गया। उसके बाद जब 8 बजे हम दफनाने ले गए वहाँ पर तो देखें जो बच्चा का सांस चल रहा था। और उसके बाद तब डॉक्टर मनोज कुमार यहाँ ले गए तो बोले कि सांस इसका फंस रहा है, जो अमित वर्मा यहाँ। पूर्णिया समेत बिहार के 5 प्रमंडलों में 1 नवंबर से होने वाली धान अधिप्राप्ति फिलहाल स्थगित हो गई है। अब इसमें बदलाव होगा और जल्द ही धान अधिप्राप्ति के लिए नई तिथि जारी की जाएगी। पूर्णिया में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए जल्द ही कृषि विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग में समन्वय स्थापित कर नई तिथि जारी की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, सारण, तिरहुत और कोसी प्रमंडल में 1 नवंबर से इस बार धान अधिप्राप्ति की तिथि जारी की गई थी। और अभी दीपावली और छठ महापर्व को लेकर थोड़ी सी इसमें तैयारी में कमियां रह गई है और तीनों विभाग के निर्णय समन्वय स्थापित करके फिर आगे हम लोग जो निर्णय ले पाएंगे कि कब से हम इसकी शुरुआत करेंगे धान अधिप्राप्ति की। तो तत्काल हम लोग इसको लेकर समीक्षा करेंगे और तीनों विभाग का समन्वय करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे इस पर विचार कर सकते। पूर्णिया में पनोरमा ई होम्स स्टार सीजन 5 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे और पार्श्व गायक आनंदा राज आनंद का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। चंकी पांडे ने अपनी मिमिक्री से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का आगाज छठ गीत और नृत्य से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया। इस मौके पर लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सुबोध कुमार को कार की चाबी मिली।
वहीं दूसरे विजेता को स्कूटी मिली। कार्यक्रम के दौरान पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा ने कहा कि ई होम्स समेत सभी 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 145 लोगों को घर की चाबी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पनोरमा ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट में क्वालिटी का विशेष ध्यान दिया जाता है। दीपावली और छठ के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट का ऑफर भी दिया गया है। हमने चाबी दिया है। इसके अलावा हमारी कई कार्यक्रम थे जिसकी शुरुआत 8-9 अक्टूबर को हुआ था। इसमें सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग और भी कई विधाएं थी जिसका आज समापन हुआ और जितने भी बच्चे थे सभी को पारितोषिक दिया गया। देखिए, घर बनाने में हम लोग का पेपर वर्क में टाइम लगता है, बनाने में समय नहीं लगता, क्योंकि हम लोग डुप्लेक्स बनाते हैं, विला बनाते हैं। डुप्लेक्स विला में समय नहीं लगता है और खास करके स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, फिनिशिंग में समय लगता है। जो हम लोग का हाईराइज बिल्डिंग है उसमें हम लोग 2.5 से 3 साल लेते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल हाउस है, रॉ हाउस है, विलाज वगैरह है, उसमें हम लोग 12 से 15 महीना में हैंडओवर दे देते हैं। पैनोरमा ई होम्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक ई होम्स है और यहाँ पे सब कुछ आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। यहाँ पे क्लब है, जिम है और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग घर लिए हैं और उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। आपका जो ड्रीम था, क्या वो इस घर में वो सारा ड्रीम आपको दिखता मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या खासियत देखी आपको उस घर में? खासियत है कि मेरे पापा के मेहनत से हुआ है ये सब। कटिहार के कुर्सेला में एक बार फिर एक महिला मरीज मेडिकल सिंडिकेट की शिकार हुई। प्रसव के दौरान महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। सीवान के महाराजगंज में उस समय एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जब शव को जलाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और बात पुलिस तक पहुंच गई। शमशान भूमि पर शव जलाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हुई। दुकान के समीप शव जलाने को लेकर एक पक्ष नाराज था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के हवा गांव की यह घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। छठी मैया बरत तोहार। आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज छठ व्रती खरना करेंगे और इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत में व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते हैं और पूर्ण रूप से निराहार रहकर सच्चे और पवित्र मन से भगवान भास्कर की उपासना करते हैं। कल शाम व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और सोमवार 31 अक्टूबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन करेंगे। छठी मैया बरत तोहार। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की छठा हर तरफ छा गई है। लोग पूरी तरह से छठ की भक्ति में डूब चुके हैं। पटना की मरीन ड्राइव के किनारे टॉप व्यू से गंगा किनारे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। टॉप व्यू से ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीन ड्राइव के घाटों पर किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा के घाटों पर कैंप कर रही है और बोट से चक्कर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो उससे तुरंत निपटा जा सके। ये टॉप व्यू देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा घाटों का। और इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि बिहार में छठ की छठा किस तरह से छाई हुई है।
अलग सी छटा बिखरी हुई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी के किनारे की तस्वीर। जी हाँ, जो भी छठ व्रती है उनकी पहली कोशिश होती है कि वो गंगा किनारे पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। और यही वजह है कि लाखों की संख्या में गंगा किनारे छठ व्रती नजर आते हैं। इस वक्त खरना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि आज खरना है और खरना के मौके पर छठ व्रती गंगा किनारे पहुंची हैं और स्नान करके पूजा करके वो प्रसाद बनाने के लिए अपने घरों की ओर निकलेंगी। लेकिन उसके पहले गंगा नदी की तस्वीर देखिए, गंगा नदी के किनारे की तस्वीर देखिए, बिल्कुल अद्भुत छठा। जो भी छठ व्रती हैं या भी जो उनके परिवार के लोग हैं या जो छठ पर्व को जानते हैं उनको पता है गंगा किनारे छठ व्रत करने का महत्व क्या होता है, गंगा किनारे छठ व्रत के समय पहुंचने का क्या एहसास होता है। तो न्यूज 18 बिहार के माध्यम से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा किनारे की तस्वीर देखिए, गंगा नदी और ठीक उसके बगल में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छठ व्रती यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बैरिकेटिंग कर दिया गया है, बांस बली से किनारे किनारे घेर दिया गया है ताकि इसी बैरिकेटिंग के अंदर जो छठ व्रती है सुरक्षित तरीके से छठ कर सके और अपने घर की ओर जाएं। तो उसके पहले ये तस्वीर और ठीक इसके बगल में हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये गंगा नदी की तस्वीर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो है कहाँ की। तो ठीक बगल में जो नया मरीन ड्राइव बना है जेपी सेतु गंगा पथ, बिल्कुल उसी के बगल में ये आप तस्वीर देखिए, जेपी सेतु जो नया मरीन ड्राइव बना है उसके ठीक बगल में कई सारे घाट प्रशासन के तरफ से बनाए गए हैं। और वहां पे चूंकि गाड़ी लगाने के अभी पार्किंग का काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है और उसके किनारे घाट को भी सुरक्षित बनाया गया है, बैरिकेटिंग से पूरी तरीके से घेर दिया गया है। तो बिल्कुल अद्भुत सा एहसास। कई सारे ऐसे लोग हैं जो छठ व्रत करने के लिए गंगा किनारे पहुंचते हैं। तो हम न्यूज 18 के माध्यम से लगातार वैसे लोग जो गंगा किनारे नहीं पहुंच पाए हैं उनकी इच्छा होती है देश और विदेश में कि भाई गंगा किनारे की तस्वीर कैसी दिखती है छठ के समय। तो तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखिए गंगा किनारे की तस्वीर। और आज खरना है और कल पहला अर्घ्य दिया जाएगा। उसके पहले गंगा नदी के किनारे जो छठ व्रती है उनके परिवार के लोग हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। तो तस्वीर लगातार न्यूज 18 हर तस्वीर छठ से जुड़ी तस्वीर आप तक पहुंचाएगी। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए हमारे साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, बेहद खूबसूरत और बेहद मनोरम दृश्य आपने दिखाया, टॉप व्यू, और देखकर वाकई लगा कि किस तरीके से छठ घाटों पर इस वक्त नजारा है। हम चाहेंगे कि आप बताएं तैयारियों को लेकर और किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह का उत्साह दिख रहा है। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि छठ को लेकर पटना के घाटों पर आपने किस तरह का उत्साह देखा, तैयारियां किस तरह की थी, व्यवस्थाएं किस तरह के किए गए हैं वहां पर? देखिए, हमने अपने दर्शकों को गंगा के किनारे की तस्वीर तो दिखा दी और जाहिर सी बात है कोई भी किनारे की तस्वीर तो दिखा दी और जाहिर सी बात है कोई भी छठ व्रती होते हैं या उनके परिवार के लोग होते हैं वो गंगा किनारे जरूर जाना चाहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो गंगा नहीं जा पाते किसी किनारे, तो वो अपने घर में ही छठ की तैयारी करते हैं। देखिए, मेरे साथ एक पूरा परिवार मौजूद है इस वक्त, एक पूरा परिवार। और छठ के समय ये पूरा परिवार देश के अलग अलग भागों में रहता है पूरा परिवार, लेकिन छठ के मौके पे पूरा परिवार एकजुट होता है। और आप समझ सकते हैं कि इस पर्व के समय जब लोग घर में अपने पहुंचते हैं, दूर दराज से जब पहुंचते हैं, तो पूरा घर का माहौल क्या होता है। देखिए, खरना की तैयारी हो रही है और इस वक्त अब दूध औटा जा रहा है और खीर बनाने की तैयारी चल रही है। घर की बड़ी बहू और बाकी जो 3 बहुएं हैं वो तमाम लोग इसमें अभी एक साथ एकत्रित हैं। और छठ का मौका ही ऐसा होता है। हम आपको क्या बताएं कि छठ का मौका बच्चों को देखिए, घर के बुजुर्ग को देखिए और घर के जो पुरुष सदस्य वो देखिए, यानी कि पूरा परिवार, एक पूरा परिवार छठ के समय कैसे एकत्रित होता है ये तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत हम छठ व्रती से ही करते हैं। मैम, कितना इंतजार होता है छठ का आप लोगों को? हर साल पहले तो छठ की सबको बहुत शुभकामनाएं। सब लोग कुशल मंगल से अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस छठ पर्व को मनाएं और अच्छी श्रद्धा जो आज तक दिखती आ रही है वो हमेशा दिखती रहे। और दूसरी बात, हमारे परिवार के सभी सदस्य जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो सब बाहर रहते हैं, इस छठ पर्व को मतलब 6 महीना साल भर पहले से ही अगले साल की टिकट कटाने के लिए सब अपना तैयार रहते हैं कि जल्दी जल्दी टिकट कटा लें कि कहीं हमको देर ना हो जाए। कितना भी मुश्किल से क्यों ना मिले, नहीं? बिल्कुल, हम लोग सबको इंतजार रहता है कि कब कौन कौन आ रहा है, कौन कौन से डेट में आ रहा है और कोई जल्दी जाए ना। कोई जल्दी जाए ना। आप कहाँ रहती हैं?
मैं दिल्ली रहती हूँ। तो स्पेशली छठ में ही आती है? हाँ, साल में एक बार छठ पे जरूर आती हूँ और बहुत इंतजार रहता है इस दिन का। बेटा तुम कहाँ रहती हो? मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, सब लोग आ गया घर का लोग? हाँ, कितना इंतजार रहता है इन लोग का? बहुत रहता है। तुम कहाँ रहती हो बेटा? बैंगलोर में रहती हूँ मैं। तो छठ में आने का कितना उत्साह था? बहुत उत्साह रहता है, दिन गिनती हूँ कि कब आना पड़ेगा और आकर यहाँ पर, क्योंकि सब परिवार एक साथ आते हैं ना यहाँ पे छठ को वगैरह लगता है कि नहीं पर्व के समय? बहुत लगता है, लेकिन ठीक है, वो अब पर्व का समय और सब लोग साथ रहते हैं तो मजा भी उतना ही आता है। आता है। घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, कैसा लग रहा है पूरे परिवार एक साथ? बहुत ही अच्छा लगता है, सब बहू एक जगह हुए हैं। चलिए आनंद बिल्कुल लगता है। आप हर परिवार में छठ के मौके पर खुशी का माहौल होता है। ये बहुत अच्छा लगता है, एक बार आते हैं और खासकर अगर बिहार झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह से लोगों का जुटान होता है। घर के जो कैसा लगता है पूरा परिवार? तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तो छठ की हर तस्वीर आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मि